वेलकम टू R1 इंट्यूबेशन। आज का टॉपिक हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं का अगला भाग लेके आए हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से, जो कि 2024 में आने वाले क्वेश्चन हैं उनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर बार लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चनों को बताया था जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं पिछले वीडियो का, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, जाके चेक कर लीजिएगा। आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं। ठीक है, परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक उदाहरण लिखिए, और एक एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे, जिससे आपको रटना ना पड़े और आप समझने के बाद तुरंत लिख सकते हैं। सबसे पहले परागण को हम देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, परागण समझने के लिए आपको फूल के कुछ विशेष अंगों के बारे में जानने की आवश्यकता है। पहला, नर भाग पुष्प का और मादा भाग पुष्प का। नर भाग से जो होता है परागकण, परागकण मादा के भाग पर यानी वर्तिकाग्र पर जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी नर भाग का जो परागकण होगा, परागकण कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश में। कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से आप इसे एंथर बोलते हैं। आप लोगों ने 1 रुपया वाला गुब्बारा देखा होगा जो बच्चे लोग खरीदते हैं, जो इसे झुनझुना बजाते हैं, झुनझुन झुनझुन, ऊपर से इसे गोल होता है, नीचे डंडी लगी होती है। तो उनमें देखते हैं ऐसे 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 छोटे छोटे दाने भरे हुए होते हैं ना। तो जो ये वाला एरिया हमारा जो पुष्प के अंदर होता है, ये परागकोश होता है मेरे प्यारे बच्चों, और जो ये दाने भरे हुए होते हैं इन्हें परागकण कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पराग यानी परागकण नर के भाग में, नर वाले भाग में पाए जाते हैं। और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का मैं आपको हल्का सा मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे होता है, दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे नली बना देते हैं। ठीक है, हल्का सा, हल्की झलक दिखाई है, बीन लग रही है ना, बिल्कुल है। तो अब समझिए परागण क्या है। परागण यानी पुष्प के नर भाग के जब परागकण, परागण हेडिंग डालनी थी, परागण। तो सिंपल सी बात समझिए, जब पुष्प के यानी पुष्प के नर भाग के या केवल पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, देखो उसी पुष्प पर हों, पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर, उसी पुष्प के या उसी जाति के पुष्प पे, उसी जाति के पुष्प पे क्या हो, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के पुष्प के कहाँ, किस पे गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं या मिलते हैं, तो हमारी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, परागण कहलाती है। चलिए हम रिपीट करते हैं,
ध्यान से समझिए कि जब परागण ऐसा प्रक्रिया है जब पुष्प के नर भाग के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या मिलते हैं, परागण कहलाती है। डिफिनीशन आपको रटने में थोड़ी दिक्कत लग रही होगी तो रटिए नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक पुष्प का पेड़ है, ठीक है, बस इसे टेम्परेरी बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसका ए नाम है, ठीक है, बात समझना। और मान लेते हैं ये एक, मान लेते हैं ये लखीमपुर में है, ठीक, ये पुष्प, और जो ये वाला हम पुष्प बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये मान लेते हैं लखीमपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो बात समझिए, अब इस पुष्प में नर व मादा दोनों भाग हैं, ठीक है, या तो ऐसा समझिए इस पुष्प में नर व मादा दोनों भाग हैं। इसका मतलब इसमें परागकण भी है और वर्तिकाग्र भी है, यानी परागकण भी है इसके अंदर और मादा के पास वर्तिकाग्र है। तो बात समझते रहिएगा, यानी इसका परागण इसी पौधे में हो जाएगा। इसका परागण करने के लिए किसी दूसरे पौधे के पास इसको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास, इस पौधे के पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात फिर से समझिए, मैंने क्या कहा, अब मान लेते हैं ये एक ये भी ए स्पीसीज है, ये भी ए जाति है। देखो दोनों पौधे सेम हैं, दोनों पौधे सेम है, बस दोनों की दूरी क्या है, अलग अलग है। तो बात समझिए, अब परिभाषा को हम इनसे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि परिभाषा को फिर से डिटेल में पहले समझें, फिर आप समझेंगे। पुष्प के परागकण, यानी पुष्प के जो नर भाग के जो परागकण होते हैं उसी पुष्प के, यानी या तो इसी पुष्प, मान लो एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। तो देखो इसमें नर व मादा दोनों भाग हैं, तो इसमें दूसरे पुष्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। देखो परागकण जो हैं इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो भी परागण हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश मान लेते हैं इसका परागकण उड़ा के, किसी भी कारणवश उड़ा के, या किसी एनिमल के कारण या किसी कीट के कारण इसके वर्तिकाग्र पर गिर जाए, जो इसका वर्तिकाग्र है, ठीक है, जो 2 किलोमीटर दूर था, तो भी परागण हो जाएगा। तभी बोला गया तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए या उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। पर कंडीशन ये है कि परागण होने के लिए, नेचुरल परागण होने के लिए दोनों पौधों की जातियां समान होनी चाहिए। देखो मैंने लिख दिया था ये भी ए जाति का है, ये भी ए जाति का है। अब याद रखो, जिन पुष्पों में नर व मादा दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने यह देखा होगा कि पपीता या आम का पेड़ लगाया जाता है तो उस पर फल नहीं आते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो एक्चुअल में कभी कभी ऐसा हो जाता है, या तो जो पपीता है या आम का पेड़ है जिस पे फल नहीं आ रहे हैं वे नर होते हैं। क्या होते हैं, नर होते हैं, इसलिए उन पर परागण नहीं हो पाता है, ना ही इसलिए उन पे फल नहीं आ पाता है, और बोलते हैं कि इस पे फ्रूट नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस आम के पेड़ में नर व मादा दोनों होते हैं, नर व मादा दोनों होते हैं, तो वे परागण आसानी से कर लेते हैं और क्या होते हैं, फल आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब अगर जो हम लोग परागण का बाद देखते हैं तो पहला परागण है मेरे प्यारे बच्चों स्वः परागण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्वः परागण। और दूसरा क्या है? परागण। तो जैसे ही नाम से ही लग रहा है स्वः, यानी कि अपने आप हो जाए। स्वः मतलब स्वयं, स्व का मतलब होता है स्वयं। जो परागण क्या हो जाए? स्वयं, जिसमें किसी की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, यानी ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा एक ही में होते हैं तो उनमें स्वः परागण पाया जाता है। देख लीजिए बेटा कि इसमें नर व मादा एक ही में है तो नर का परागकण मादा के परागकण पर नर का परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर आ गया, उससे मिल गया। यानी देखिए ये चित्र जो मैंने बताया था, यानी इसका परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर आ गया और इसी में मिल गया आकर। ठीक है, यानी नर का परागकण मादा के वर्तिकाग्र पर आ गया होगा। ये अपने आप ही हुआ, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं हुई, ये नेचुरली हो गया है अपने आप। यानी स्वः मतलब स्वयं। याद रखना, स्वः परागण अधिकांशतया द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसा परागण जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर मिलता है, यह प्रक्रिया जो होती है द्विलिंगी पुष्पों में संपन्न होती है। यानी ऐसे पुष्प या ऐसे द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर भाग का परागकण मादा भाग के वर्तिकाग्र पर जाकर मिलता है तो ऐसा परागण स्वः परागण होता है। ठीक है, उदाहरण मूंगफली का पेड़ और मेहंदी का पेड़। ठीक है, ये गुल मेहंदी का पेड़। ठीक है, गुल मेहंदी का पेड़, ये दो स्वः परागण के क्या हैं? उदाहरण हैं। इनमें देखो मूंगफली क्या होता है? ये भी द्विलिंगी बोला जाता है पुष्प। द्विलिंगी क्या मैंने कहा? जिनमें नर व मादा हों। और गुल मेहंदी भी क्या होता है? द्विलिंगी होता है। भाई अपने आप समझ लो बेटा कि स्वः मतलब स्वयं होता है, तो जिनमें किसी और की आवश्यकता ना पड़े। तो आवश्यकता इसको किसी और की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि इसके अंदर नर भी है मादा भी है, तो इसे कहीं और जाने की ज़रूरत तो है नहीं। इसे कहीं दूर जाने की ज़रूरत पड़ी? इसे कहीं दूर जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं ना। तो ये क्या हुआ? एक ही पुष्प में पूरी क्रिया संपन्न हो गई। समझ गए? तो फिर से परिभाषा हम बोले दे रहे हैं, समझ लीजिए। ऐसा परागण द्विलिंगी पुष्पों में संपन्न होता है क्योंकि इस पुष्प में नर भाग व मादा भाग दोनों पाए जाते हैं और नर का परागकण मादा के वर्तिकाग्र से जाकर मिलता है और परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नर व मादा एक ही पुष्प में पाया जाता है। दूसरी तरफ पर परागण मतलब जो दूसरों से परागण करें, तो इसमें क्या होता है? देखो परागण के अंदर ही दोनों परिभाषाएं छिपी हुई हैं। स्वः परागण में क्या हुआ? उसी पुष्प पर हो गया था। अब पर परागण में क्या होगा? उसी पुष्प की दूसरी जाति पर होगा। जैसे मान लेते हैं ये ए वाली जाति यहाँ पर बनाई है तो हम भी ए वाली जाति एक यहाँ पर भी बना लेते हैं। अब इनकी दूरी मान लेते हैं, इनकी दूरी मान लेते हैं 3 किलोमीटर है। किसी कीट के मान लेते हैं मधुमक्खी इस पे बैठी, इसके फूल पर बैठी। पर याद रखना फूल में ही नर भाग मादा भाग पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। याद रखना फूल पर बैठी, मान लेते हैं ये हमारा नर भाग था, ये हमारा कैसा था? नर भाग था। और जो हमारा ये दूर बैठा है ये हमारा क्या है? मादा भाग है। दोनों अलग अलग हैं। मान लेते हैं मधुमक्खी इस पर बैठी, एक मधुमक्खी इस पर बैठी, ठीक, एक मधुमक्खी इस पर बैठी, ठीक, और इसके ऊपर क्या हुए? परागकण चिपक गए इसके पैरों में। फिर ये उड़कर आकर इस वाले फूल पर बैठ गई। तो परागकण ये कहाँ से लेके आई थी? मतलब जाति दोनों की सेम है, दोनों की ए जाति है।
पुष्प की दोनों की जाति सेम है, बस ये दूर था ये दूर था, दोनों दूर दूर हैं, पर इसके परागकण लेके आई उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर इसने क्या किए, ये कीट ने छोड़ दिए, तो इसका भी इस पेड़ का क्या हो गया, परागण हो गया। समझ गए? यानी जो किसी माध्यम, यानी कि ऐसा परागण जो उसी जाति के पुष्प से किसी दूसरे माध्यम से होता हो, पर परागण कहलाता है ना। तो माध्यम कैसा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप इतना समझ गए होंगे कि परागण कैसे कैसे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि पर परागण में आपको क्या बताया गया है कि उसी जाति के दूसरे पुष्प पर परागण संपन्न हो रहा है, यानी दोनों की जाति सेम है लेकिन किसी माध्यम से उसी जाति के दूसरे पुष्प पर परागण संपन्न हो रहा है। स्वपरागण में एक ही पुष्प पर परागण संपन्न हो जाता है। अब हम लोग पर परागण के प्रकार देखेंगे। ठीक है, मतलब पर परागण के माध्यम देखेंगे। ठीक है, किन किन माध्यमों से परागण के माध्यम देखेंगे। तो परागण के माध्यम देखते हैं। परागण के माध्यम, ठीक है, परागण के माध्यम देखेंगे अभी हम लोग। पर परागण के माध्यम में हम लोग परागण के माध्यम में हम लोग पर परागण को देखेंगे, क्योंकि स्वपरागण में किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, एक ही में संपन्न हो जाते हैं वो। लेकिन पर परागण करने के लिए मान लो एक पुष्प यहाँ पे है, दूसरा पुष्प यहाँ पे है, तो चल के तो दोनों जा नहीं पाएंगे मिलने के लिए, तो किसी ना किसी माध्यम से उसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आके गिरेंगे। मान लेते एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है, तो इतनी दूर चल के तो आ नहीं पाएंगे पुष्प, आप लोग खुद जानते हैं। तो कुछ तो ऐसा होता होगा कि इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिरते होंगे ना। वही प्रोसेस हम लोग देखते हैं किन किन माध्यमों से ये परागकणों का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कीटों द्वारा। किसके द्वारा देखते हैं? कीटों द्वारा। तो आप जान चुके हैं कि कीटों द्वारा जब कोई मधुमक्खी या तितली किसी पुष्प पर बैठती है तो उसके भागों में, उसके पैरों पर या उसके एब्डोमेन यानी नीचे वाले हिस्से पे परागकण चिपक जाते हैं। फिर उसी जात के दूसरे पुष्प पर बैठती है जाके तो वो परागकण छूट जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब कीटों के द्वारा हो गया। अब दूसरी बात होता है मनुष्य के द्वारा भी परागण होता है। कैसे मनुष्य के द्वारा होता है, बात समझिए। मान लेते हैं, अब देखिए ये परागण जो होगा मनुष्य के द्वारा हटाते, पहले जंतुओं के द्वारा देखते हैं कैसे परागण होता है। जंतुओं के द्वारा परागण, तो देखिए अगर जो थोड़ा दिमाग हटके हम लोग लिखते ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि कोई द्विलिंगी पुष्प है, ठीक, कोई द्विलिंगी पुष्प है, उसका परागण तो स्वपरागण के द्वारा हो गया, लेकिन द्विलिंगी पुष्प में भी परागण हो जाता है। कैसे पर परागण हो जाता है? मान लेते हैं कोई द्विलिंगी पुष्प, जैसे मान लेते हैं मूंगफली है। मूंगफली कोई मनुष्य यहाँ से उठा के ले गया, खाता चला गया और 2-4 दाने 3-4 किलोमीटर दूर गिर गए जाके, तो उसी की ब्रीड दूसरी जगह जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी, यानी उसके बीज जो हैं दूसरी जगह जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी, ये अपवाद में आता है। क्योंकि अभी तक हम आपको ये बता रहे थे कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर गिरना ही परागण कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही यही है, लेकिन एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए, देखिए कि इसके द्वारा भी पौधों की प्रजातियां फैल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई जंतु, मान लेते हैं कोई चीज़ खाता है, कोई चीज़ पीता है, उसके बीज पेट के अंदर रह जाते हैं, लेकिन जब वो बीट करता है जाके तो उसके बीज क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर बिखर जाते हैं। तो यहाँ का जो यहाँ पेड़ पाया जाता है वो 4 किलोमीटर दूर क्या हुआ, वही जाति का पेड़ पाया जाने लगा। ठीक है, यानी परागण जंतुओं के द्वारा भी हो जाता है। अब देखते हैं आप लोग कि मकान वकान पे फैक्ट नोट करिए कि आपसे कोई पूछ ले कि आखिर मकानों पे पीपल के वृक्ष जम क्यों आते हैं, तो कारण ये होता है कोई लगाने नहीं जाता है,
तो देखिए पीपल के जो छोटे छोटे जो बीज होते, इतने इतने बड़े पकड़िया वगैरह के आप लोगों ने बीज देखे होंगे, ठीक है, उनको कौवा खाता है। कौन खाता है? कौवा खाता है। देखिए कौवे की आहार नाल में एक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो जब उन पकड़िया या पीपल के बीजों को खाता है कौवा, पकड़िया के बीजों को जब कौवा खाता है तो उसके बीज के ऊपर एक हार्ड लेयर्ड आवरण पाया जाता है, कवर्ड पाया जाता है, जो उसकी आहार नाल के द्वारा उस कवर्ड को क्या कर लिया जाता है? क्रैक कर लिया जाता है, गला लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। फिर कौवा जाकर जहाँ पे बीट करता है इमारत पे, तो वहीं से क्या होता है? नया पेड़ निकलने लगता है। समझ में आया आज इमारतों पर पेड़ हमें क्यों दिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं नहीं इन्होंने पिछले जन्म में कर्जा लिया होगा इसलिए इनके घर पे जो है पेड़ निकलने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी का साइंटिफिक वे मैंने बता दिया, साइंटिफिक रीजन बता दिया है आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरी बात कि अगर जो तुम पकड़िया या इनके बीज को डायरेक्ट लगाओगे नहीं उगेंगे। क्यों नहीं उगेंगे? क्योंकि इनके ऊपर हार्ड लेयर पाई जाती है, जो कि जब तक कौवा नहीं खाएगा तो इनकी लेयर क्या होगी? डिस्ट्रॉय नहीं होगी। इसलिए कौवा को बचा कर रखिए। अगर जो कौवा बचा रहेगा तो पीपल के पेड़ और ये पकड़िया के पेड़ ज़्यादातर सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इनको लगाने के और भी प्रोसेस होते हैं, इनकी कलम लगाकर भी इन पेड़ों को लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ। एक डोडो नाम का पक्षी था, गूगल पे कभी सर्च कर लेना आपको दिखेगा। एक डोडो नाम का पक्षी था, वो एक जंगल में रहता था, ठीक है। और उस जंगल के जो बीज यानी उस पेड़ के जो बीज थे वो डोडो की आहार नाल के द्वारा ही क्या होते थे? गलित होते थे। और आहार नाल के बाद जब वो बीट के द्वारा निकलते थे तभी वो नए पेड़ निकलते थे। लेकिन डोडो पक्षी को लोग खाना बहुत पसंद करने लगे थे। ऐसी हल्की सी तिरछी चोंच होती थी, बिल्कुल बतख के ऐसा हल्की से तिरछी चोंच होती थी। तो जब उसको मारने लगे, जब डोडो ख़त्म होने लगा तो जंगल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। क्योंकि जब डोडो उस पेड़ के बीजों को ही नहीं खा रहा था, जब तक वो बीजों को खाएगा नहीं तब तक वो बीज क्या होंगे? उनके आवरण, जो बीज का जो आवरण होगा वो टूटेगा नहीं। और जब तक आवरण टूटेगा नहीं तब तक वो नया पेड़ वहाँ से निकलेगा नहीं, ठीक है। अब सोच रहे हो कि सर जी कलम लगा देते, तो भाई कलम, जंगल में कौन कलम लगाने जाता है? कोई कलम लगाने नहीं जाता। जंगल तो अपने आप ही प्रक्रिया के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा चलता रहता है, एक दूसरे के डिपेंडेंस पे चलता रहता है जंगल। इसलिए धीरे धीरे जंगल ही विलुप्त हो गया था, जब तक उनको कारण, फिर वैज्ञानिकों ने ये कारण पता लगाया कि हाँ डोडो पक्षी के विलुप्ति के कारण यह जंगल विनाश हो गया है, ठीक है। अगला मैं आपको परागण का माध्यम बताता हूँ, पानी द्वारा। पानी द्वारा कैसे होता है? देखिए मान लेते हैं कि एक नारियल का पेड़ है, इस वाले बीज पे लगा है नारियल का पेड़, इस वाले बीज पे लगा है नारियल का पेड़, ठीक है। अब यहाँ से इसके आसपास समुद्र है, नारियल का मान लेते हैं नारियल यहाँ पर गिरा और कैसे कैसे भी किसी कारणवश ये पानी में बहता हुआ दूसरे वाले बीज पर चला गया। तो यहाँ पर एक नारियल का पेड़ निकल आया। देख लो भाई बीजों का। अब सुनो, हमने भी बताया था कि परागकण और वर्तिकाग्र पर गिरना चाहिए। तो यहाँ पर हमें परागकण वर्तिकाग्र की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये एक परिपक्व फल है, ठीक। इसी प्रकार से हमने जंतुओं में भी बताया था, ये एक परिपक्व फल है, इसमें परागण पहले से ही हो चुका है, बस ये किसी ना किसी माध्यम के द्वारा दूसरी जगह सेटल हो गए। परागण की एक ये भी परिभाषा होती है, अभी मैंने बताया नहीं था परागण की परिभाषा, कि दूरी होता है तो भी परागण हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बस अंतर इतना है कि ये पहले से परागित थे, बस इनमें अंतर क्या था, ये किसी ना किसी दूसरे डिस्टेंस पर जाके पूरा का पूरा वृक्ष निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी प्रजाति यहाँ पर बढ़ा ली, यानी इनमें भी परागण हुआ, ठीक है। माना कि इनमें परागकण और वर्तिका का मेल नहीं हुआ, क्योंकि इनमें पहले से ही हो चुका था, बस इसका वेल डेवलप्ड बीज जो है जाकर दूसरे बीज पर चला गया, यानी इन्होंने भी दूरी तय करी। परागण का मतलब, पर परागण का मतलब ही होता है कुछ दूरी तय करके ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो, या कुछ दूरी तय करके ही उस प्रजाति के पौधे तक पहुंचा जा सके, या उस प्रजाति के पौधे को बढ़ाया जा सके, कुछ दूरी तय करके ही। तो पानी द्वारा परागण हो गया। तो हमने 3 बता दिए, 3 आप लिख देंगे, बहुत हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आखिर
स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं और पर परागण के लाभ क्या होते हैं और इनसे हानियाँ क्या होती हैं। तो लाभ व हानियाँ हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो लाभ की तरफ आगे बढ़ते हैं। परागण के लाभों के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी आप इसके बारे में जानेंगे। चलिए 100 रुपये में डालते हैं, ठीक है। तो परागण के लाभ, तो इससे उन्नतशील प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। यदि अगर जो मान लो पौधा कोई ख़राब नस्ल का है तो परागण होते होते बढ़िया नस्ल का बन जाता है, जो नई जनरेशन आ जाती है, ठीक है। उच्च गुण वाले बीज, जब नस्ल अच्छी हो जाएंगी तो उनके बीज भी अच्छे हो जाएंगे, जिससे अच्छे पौधे जन्म लेंगे और अच्छी फसल आएगी, यानी अच्छे फ्रूट आएंगे। जननक्षम पौधे प्राप्त होते हैं, यानी अच्छे जनन करने वाले पौधे प्राप्त होते हैं, यानी अच्छे जनन अंगों वाले पौधे प्राप्त होते हैं, यानी आराम से बिना किसी रुकावट के पौधों में निषेचन हो जाए, यानी अच्छा वर्तिकाग्र पाया जाता है, अच्छे परागकण पाए जाते हैं, एकदम A1 कैटेगरी के, ताकि जनन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और तुमको क्या लगता है कि संतान उत्पन्न करने में जिस प्रकार से इंसानों को कभी कभी दिक्कत होने लगती है, 2, 3, 4, 5 साल 8, 10 साल हो जाते बच्चे नहीं होते, ऐसे पौधों में भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी ना। लेकिन अगर जो कुछ बढ़िया परागण अगर जो हुआ है तो उनमें क्या होता है, जननक्षम पौधे प्राप्त होते हैं, यानी अच्छे जनन करने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। परागण की कुछ हानियाँ भी हैं। परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। जब परागकण अधिक मात्रा में बनेंगे तो वेस्ट ज़्यादा होते हैं इसमें परागकण, यानी वर्तिकाग्र पर बहुत कम पहुंचते हैं, बाकी इधर उधर तितर पितर हो जाते हैं। दूसरी बात समझो, मान लो भी मैंने नारियल वाला एग्जाम्पल बताया था। नारियल मान लो ना बीच पर जाए पावा, पनिया में बही गवा, तो नारियल का हुआ, खराब हुई कि नहीं खराब हुई, खराब हो जाएगा कि नहीं खराब हो जाएगा। यानी पर परागण की प्रक्रिया में जो होता है कुछ हानियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है। मतलब जो परागकण होता है या जो फ्रूट या जो बीज होता है वो वेस्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। मान लो कोई पक्षी के ऊपर चपका जा रहा है, टिन 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 टिन, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि पुछड़िया से गवा छूटी, खराब मैटर, गड़बड़ हुआ, ठीक है। पैतृक लक्षणों में भिन्नता आ जाती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई देखो मान लेते हैं कि लखीमपुर का जो पौधा है वो थोड़ा अलग टाइप का है, और जो दूसरी तरफ का जो सीतापुर का पौधा है वो थोड़ा अलग टाइप का है। देखो जातियां दोनों की सेम हैं, पर दोनों के लक्षण हाव भाव कुछ अलग अलग हो गए। अब जैसे समझो कि जातियां तो सेम होती हैं, लेकिन सब इंसान थोड़ी ना सेम में होते हैं ना। ऐसे पौधों की जातियां तो सेम होती हैं, लेकिन पौधों के सारे लक्षण सेम नहीं होते हैं। अब मान लो जातियां तो सेम थी तो इनका परागण तो हो गया, जातियां सेम थी लेकिन इनका परागण हो गया, लेकिन इसके लक्षण अलग थे, इसके लक्षण अलग थे, तो इनके पैतृक लक्षणों में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। पर परागण के द्वारा इनके लक्षणों में भी अंतर आ जाता है, क्योंकि इसके भी लक्षण अलग है, इसके भी लक्षण अलग है, और इनसे जो पैदा होगा उसके तो लक्षण बिल्कुल कतई अलग ही नहीं है, ठीक है। तो उनके पैतृक लक्षण भी अलग होते हैं। अगर जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस जगह से वीडियो को देख रहे हैं। अगर जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने बुलबुलों में शेयर कर दीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों।